नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे क्लियर हो चुके हैं, तस्वीर एकदम साफ है। इसके बाद भी आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। कांग्रेस एक राज्य में अपनी सरकार बना पाई है, लेकिन कांग्रेस भले ही एक राज्य में जीती है, कॉन्फिडेंस फुल दिखाई दे रहा है। जयराम रमेश ने कई तरह के ट्वीट किए हैं कि कांग्रेस जो ये हार भी गई है, ये भी एक शुभ संकेत है। आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो कांग्रेस का ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज पर भी बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश से कई तरह के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि धांधली हुई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, ये जो खबरें हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि 4 पीएम मध्य प्रदेश पर आप देखते भी हैं। उन्हीं से विश्लेषण करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की खबरें हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं, और ये जो कांग्रेस है, ये हारने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, ये कॉन्फिडेंस उनका किस तरफ उनको लेकर जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, बात करने की डायरेक्ट शुरुआत ही करते हैं कि जो मध्य प्रदेश को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सब जैसा कि आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा, सबसे बड़ी खबर तो मध्य प्रदेश को लेकर यही है कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री दतिया से हार गए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो प्रियंका फंसे हुए थे। ये था कि इस बार नरोत्तम मिश्रा के लिए डगर बड़ी कठिन है, बहुत सफर मुश्किल भरा है, क्योंकि वहां लगातार इस तरीके से उनकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें ऐसा और जो जो चुनाव के पूरे प्रचार के दौरान भी निकल कर आया है कि उन्हें कठिनाई है। और अंततः ये जो राजेंद्र भारती ने वहां जो जीत हासिल की है, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो पहले भी नरोत्तम मिश्रा से मुकाबला कर चुके हैं और मुकाबले में वो हारे थे। लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि जैसा उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास में वो सफल हुए। और नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो एक वहां जो माहौल क्रिएट किया गया, भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, वो ऐसा एक चेहरा या चर्चाओं भरे नेता हो चुके हैं। जब वो के लिए जाने जाते हैं, बड़भोलेपन के बिल्कुल 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 वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी रहे, गृह मंत्री और अनेक उनके विभाग रहे। वो पिछले 30 साल से विधायक वो रहे हैं। और उसके अलावा अभी जब 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, अगर वो 15 महीने कमलनाथ के छोड़ दिए जाए, तो जब सरकार रही बीजेपी की, तब उन्हें मौका मिला सरकार में रहने का। तो एक उनके खिलाफ ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि एक माहौल क्रिएट था। वो माहौल में वो जैसा और भी करीब दर्जन भर मंत्री हैं जो चुनाव हारे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हारने पर जरूर थोड़ा सा विस्मय हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि येन केन पकारे ने अंततः चुनाव निकाल लेंगे। तो एक दर्जन जो मंत्री चुनाव हारे हैं, और चूंकि 163 का जबरदस्त एक बहुमत मिला है बीजेपी को, तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की हार उनके अपने जो समर्थक हैं या जो उनको चाहने वाले, उन्हें तो रास नहीं आई और गले नहीं उतर पा रही है। प्रियंका, ये हार की अगर बात हो रही है सर, तो ये जो हुकुम सिंह कराड़ा शाहजहांपुरा से हार गए हैं, और ये 22 मतों से सिर्फ हार गए हैं। इन्होंने तो रिकाउंटिंग भी करवाई, उसके बाद भी हार गए। इस हार को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि शाहजहांपुरा की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर शाहजहांपुर में जब रैली की थी राहुल गांधी ने, तो तस्वीरें मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आई, और कांग्रेस ने इन वीडियो को शेयर भी किया और कहा कि शाहजहांपुर में राहुल गांधी की लहर है और पंजा कमल पर भारी है। वीडियो भी निकलकर सामने आए। पूरा फुल कॉन्फिडेंट मोड में थे कि कांग्रेस जीतने ही वाली है, लेकिन अब हार गई है और इतना कम अंतर है। इस अंतर को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर वो शाहजहांपुर में जो हार है, वहां जो जिले में कुछ सीटें ऐसी थी, खासकर एक सीट वहां की और भी है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। कुणाल चौधरी, जो जिनके क्षेत्र में रैली की थी, वो काला पीपल से आते हैं, उनको वो करीब 11,000 वोटों से हारे हैं। और बड़े मजबूत प्रत्याशियों में शुमार हो रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि वहां जिन सीटों पर जीत मिलेगी, उसमें शाहजहांपुर से हुकुम सिंह कराड़ा भी जीत कर आएंगे, और कुणाल चौधरी की भी जीत को माना जा रहा था कि जरूर वो सीट निकलेगी। जितने सर्वे थे या जो जितने भी आकलन थे, हम लोग भी जो विश्लेषण कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जो एक माहौल क्रिएट था, देख रहे थे, तो वो दोनों हार। और तीसरी जो सीट शुजालपुर की भी एक सीट है, शुजालपुर में वो भी सीट, वो कांग्रेस के आपसी द्वंद में, वहां जो एक वास्तविक उम्मीदवार थे जिनका नाम था बंटी बना, जो माना जा रहा था कि वो अच्छे से निकाल के ले जाएंगे वो सीट, तो उस सीट को भी
कहीं हम्म, अंतिम समय में प्रत्याशी को जो चयन को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में खींचतान हो रही, ऐसे व्यक्ति को वहां से टिकट दे दिया गया जो उस सिंह परमार। क्षेत्र में रहता नहीं था। तो आरोप ये भी लगे हैं कि वो जो वहां जो वास्तविक उम्मीदवार था उसने कहीं बीजेपी को चुपके चुपके मदद की, हालांकि वो खुलकर मदद की बात नहीं हुई है, वो कांग्रेस में बने रहे। तो वो हम्म, पूरा का पूरा क्षेत्र और जो राहुल गांधी की मेहनत थी निश्चित तौर पर वहां पानी फिरा, और ये उसमें कहीं ना कहीं जो आपसी द्वंद रहा कांग्रेस के लीडरों का, कांग्रेस का अपना घमासान, वो कहीं हम्म, हार की वजह दिखती है। बीजेपी ने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत के बीच में राहुल गांधी ने भरपूर कोशिश की थी कि, और हम्म, वो जो रैली का आप जिक्र करती हैं, वो रैली में जबरदस्त उत्साह था, जी, भीड़ थी, जी, और लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया था उस पूरे, जो हम्म, गारंटियां भी हम देख रहे थे, जो गारंटियां कांग्रेस दे रही थी, उन गारंटियों को जनता मान के चल रही थी कि नहीं, इस बार कुछ चीजें जो पिछली बार 15 महीने ही वक्त मिला था, और हम जो नाप रहे थे, हम क्षेत्र घूम रहे थे, अब कहा भी जगह जा रहा है जगह। कि कमलनाथ के आलस्य की वजह से हार गए, कि कमलनाथ दोपहर को आ जाते थे, उन्होंने चुनाव प्रचार कम किया, जहां 100 से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने रैलियां कर दी, जनसभाएं कर दी, भले ही मोदी जी शिवराज सिंह चौहान का नाम ना ले रहे हो अपनी सभाओं में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दम तो दिखाया। नहीं, निश्चित तौर पर 160 के लगभग समय शिवराज सिंह जी, चौहान ने किए, और उनको पीछे रखे जाने के बावजूद वो जुटे रहे, लगे रहे। तो कहीं ना हम्म, कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और कुछ टिकटों में जिस तरीके का हो सकता था या जो बाद में मेहनत हो सकती थी, जगह हम्म, जगह से मांग आ रही थी, सूचनाएं आनी थी, उसमें कहीं कमतर। अब ये सारा का सारा विषय पार्टी के खुद के लिए, अब कांग्रेस खुद इस पर विचार करे, पुनर्विचार करे, मंथन करे, चिंतन करे। और मैं आपको बता दूं अपने 4 PM के दर्शकों को, प्रियंका, कि कल हम्म, यहाँ 11 बजे सुबह एक पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 230 उम्मीदवारों को, जो जीते हैं वो भी और जो हार गए हैं, उन्हें सबको कमलनाथ ने बुलाया है, एक चिंतन हम्म, और मंथन होना है। देखिए, इसके बाद अब आने वाला जो कुछ थोड़ा ही वक्त शेष है, लोकसभा के चुनाव सर पर है, तो इन सब के बीच अब चिंतन और मंथन बहुत शीघ्र करना होगा। जो जो गलतियां हम्म, रही हैं, शायद वो नहीं सुधारते हैं, तो लोकसभा चुनाव में। हम्म। जी, ईवीएम की भी दी जा रही है गलती, ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम की सरकार बन गई। दिल्ली के मुख्यालय पर जहां मिठाइयां रेडी थी, वहां पर तो विरोध प्रदर्शन भी होने लगा कि ये ईवीएम की सरकार है। संजय राउत का बयान भी निकलकर सामने आ गया, और 22 मतों के अंतर से कोई हार जाए तो कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है आपको? देखिए, अभी इस बार जो मध्य प्रदेश में प्रियंका हुआ है, कई जगहों पर पहले से जिस तरीके से जो डाक मतपत्र थे खुलने की घटनाएं हुई हैं बालाघाट मध्य में भी प्रदेश पाए में। गए, उज्जैन में भी पाए गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बालाघाट में वहां वो पहले गिनती होती गई, जहां पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उज्जैन में ऐसी स्थिति पैदा हुई। जीत और हार तो देखिए, वो कहा गया है कि जो जीता वो सिकंदर, और यहाँ मध्य प्रदेश इस चीज के लिए थोड़ा सा बहुत नजदीकी जीतों के लिए रहा है। इसके पहले भी ऐसा हुआ एक बार। और देखिए, ऐसी जीतों में बहुत अहम रोल प्रशासन शासन का होता है, जो स्थानीय, जो खासकर डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, या पूरी टीम होती है, वो कई बार बहुत सारे ऐसे कर दिया करती है। उस पे आरोप भी लगे चुनाव और कई मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग की भी थोड़ी सी क्या नाकामी रही है? क्योंकि नोडल अफसर को आप सस्पेंड कर रहे हैं, कहीं पर आप सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्योंकि राजस्थान में भी कब्रिस्तान में ईवीएम पाई गई, और ये ईवीएम है, कैसे पहुंच जाती है, कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। कोई भी नहीं, राज्य, प्रियंका, कोई वो भी राज्य। प्रियंका वो जो कब्रिस्तान के पास जो ईवीएम पाई गई थी, वो भी मध्य प्रदेश का ही मसला था। वो यहाँ ग्वालियर चंबल जी, समाज शिवपुरी के नजदीक में, वो अशोकनगर या शिवपुरी का पास का कोई घटनाक्रम है, जहां 2 ईवीएम मशीनों को कब्रिस्तान के पास पाया गया था। उसमें भी जांच बैठाई गई थी। लेकिन अब कुल हम्म, मिलाकर इस बार जो आप आशंका जो जाहिर कर रही है, वो रहा है कि जो चुनाव आयोग, देखिए, चुनाव आयोग जो टीएन सेशन के दौर में होता था, वो एक अलग दौर था। उस समय में एक दहशत, और ऐसा रहता था कि अफसरान घबराते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका जो डिटोरिएशन हुआ है, हर क्षेत्र में जिस तरीके से अवमूल्यन हुआ, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बहुत उसको लेकर सवाल खड़े, और मध्य प्रदेश भी इसमें के सवाल हैं। जी, बिल्कुल अछूता नहीं। और जो जिस क्योंकि घटनाक्रम का आपने जिक्र किया, पनौती को लेकर, ये जो पनौती का बयान दिया गया है, ये पनौती को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस तो भेज दिया, लेकिन मूर्खों के सरदार के लिए नोटिस नहीं भेज पहुंचा। तो कई सारी बायसनेस है जो कि दिखाई देती है। तो इसीलिए सवाल भी करता है विपक्ष कि आपको मोदी जी नहीं दिखाई देते, आपको शाह नहीं दिखाई देते, जो धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर वोट मांगते हैं। राहुल गांधी तुरंत दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जनता करी। लेकिन मैं पहले बताऊं कि जिस हम बालाघाट का जिक्र कर रहे थे, वहां यही आरोप लगा था कि वो जो जिला कलेक्टर हैं, कलेक्टर पर कार्रवाई की, डीआरओ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन्होंने ये तक कहा कि उनकी सूचना के बगैर वो
वहां जो वो केंद्र था खुल गया, बिना उनके उसके खुल गया। जी जी। एक चीज, दूसरी चीज जो आप पूछ रही है कि ये फैक्ट है, इसको लेकर जनता सवाल जरूर बार बार कर रही है, उठा रही है कि आप एक तरफ तो नोटिस दे देते हैं, कार्रवाइयां हो जाती। देखिए वो जो तेलंगाना में तो डीजीपी के खिलाफ एक्शन हो गया, उसको तो सस्पेंशन के ऑर्डर ऑर्डर हो गए। आपने गुलदस्ता पनौती दिया पनौती पर गया। नोटिस हो गया, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया तो उस 41 पर नोटिस, सफाइयां हो गई। हाँ सफाई की मांग हो गई, नोटिस दे दिया गया। लेकिन यही मध्य प्रदेश में उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा, या छत्तीसगढ़ में आपने अनाज को, जो 5 किलो अनाज को कंटिन्यू करने की घोषणा कर दी थी। बहुत सारे मामले मसले हैं जिसपे ये लगता है, ये इस पे आरोप होते हैं, और चुनाव आयोग की भूमिका आप कहीं ना कहीं किसी को भी रास नहीं आ रही, खासकर जो फ्री एंड फेयर जो चाहते हैं इलेक्शन हो, वो सवाल उठाते हैं। और देखिए आपने जो इसकी भी बात की कि ये ईवीएम वाली जो आप बात करती हैं, ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित तौर पर 9% वोट परसेंट का उछाल हुआ है। ये 9% वोट परसेंट कहीं दिखता नहीं था। हम लोग जब घूमते थे, खुद बीजेपी के लोग इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे थे, वो कहते थे कि एक कहा जाता है ना कि कोई हार स्वीकार नहीं करता, कहता हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन एक दो नेताओं को छोड़कर कोई इतने मजबूती से नहीं कहता था। नंबर तो एक दो लोगों ने दिए, और नंबर तो दिए जाते हैं। कवर किया मध्य प्रदेश में, पब्लिक में भी कवर किया, तो पब्लिक ने भी ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि हम जो बार बार घूमते थे, देखते, आप भी मध्य प्रदेश आई थी, आपने भी रीवा से लेकर जबलपुर, जबलपुर से लेकर भोपाल, और भोपाल से लेकर फिर आप जब वापस लखनऊ के लिए निकली तो आपने बहुत सारे क्षेत्रों को नापा, देखा, तो आपको दिखता था। आप भी ढाबे पे थी, दुकानों पे थी, आमजन में थी, गांवों में थी, शहरों में थी। तो ऐसी कोई लहर नहीं दिखती थी जो हम लोग, और ना केवल हम, बल्कि देश भर का मीडिया जो मध्य प्रदेश था और जो पांचों राज्यों में नाप रहा था। देखिए छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कुछ निकल कर आता है कि जहां पर बिल्कुल उसको तो सभी लोग मान रहे थे, बीजेपी तो वहां उम्मीद छोड़ चुकी थी छत्तीसगढ़ में प्रियंका जी। राजस्थान में नेक एंड नेक हम मान रहे थे कि होगा, लेकिन जिस तरीके से बिहेव रहा है, तो अब इस तरीके के सवाल उठेंगे। और देखिए अब ईवीएम को दोष भले दिया जाए, को अगर आपने परसेंटेज की बात छेड़ी है, तो परसेंटेज को लेकर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसने बिल्कुल बवाल खड़ा कर दिया। वो ट्वीट मैं एक बार पढ़ के अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जयराम रमेश लिखते हैं कि ये सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल इस अंतर को मिटाया जा सकता है। ये आंकड़े वापसी की लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं। यहाँ पर सर देखिएगा, अगर बात करूं आंकड़ों की, तो आंकड़ों को सुनिए कि छत्तीसगढ़ के को लेकर वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 46 पर और कांग्रेस 42 पर। 46 और 42 छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 48 और 40 लिखा हुआ है, यानी 48 पर बीजेपी है और कांग्रेस 40 पर है। राजस्थान में बीजेपी 41 पर है और कांग्रेस 39 पर। सिर्फ दो नंबर का अंतर है इसमें। और इसी के साथ वो लिखते हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो उनका कहना है कि ज्यादा अंतर नहीं है और इस अंतर को जल्दी मिटा लेंगे। क्या कहते हैं आप इस पर, इन आंकड़ों पर क्या कहते हैं? देखिए देखिए वो बहुत कैलकुलेट करके बोल रहे हैं। मैंने भी आज पूरी समीक्षा की है, सारे आंकड़ों को देखा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं प्रियंका। 29 सीटों में पिछली बार 2019 में, 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी और 19 में चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन जो नतीजे अभी 2023 के आए हैं, उन नतीजों में 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं प्रियंका जिनमें कांग्रेस आगे रही है। कांग्रेस का मतलब आगे रहने से तात्पर्य, कुल एक में तो उसने क्लियर कट स्वीप किया है। छिंदवाड़ा में जो उसके पास पहले थी, वो 7 में से 7 विधानसभा सीटें जीती हैं। फिर 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर बढ़त कांग्रेस की रही है, और 3 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में वो जिनमें भिंड, मुरैना और बालाघाट, ये तीनों सीटें। मुरैना से जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उस सीट पर 4-4 पर छूटा है मुकाबला। यानी कि जो मुरैना लोकसभा की 8 सीटें कुल होती हैं विधानसभा की, उसमें से 4 बीजेपी जीती है और 4 कांग्रेस जीती है। ऐसे ही बालाघाट में भी 4-4 की स्थिति रही है। और रही है आपके मुताबिक कई नेक टू सीटों। नेक रही है। तो देखिए ये द्योतक है कहीं ना कहीं कि 2024 बीजेपी के लिए इतना आसान कम से कम मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है। यदि वो 29 में से 28 सीटें 2019 में जीती थी, तो इस बार अभी से दिख रहा है कि करीब 7 सीटों पर, मतलब 4 में तो एक छिंदवाड़ा पूरी तरह से हारी है, 7 में से 7, 4 में वो हारी है, मतलब पीछे रही है, ज्यादा संख्या रही है कांग्रेस की, और
3 में मुकाबला बराबर भी छोड़ो, 17 सीटें ऐसी हैं, 17 में भी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें वो हारी है। जबकि अगर हम 2019 को देखें तो 2019 में 230 में से 206 सीटें बीजेपी ने निकाली थी। जो हम 29 लोकसभा के अगर विधानसभा बार देखें तो 24 ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे थे जहां पर वो जीत पाई थी। लेकिन अभी ये जो 2023 के नतीजे वो दिखला रहे हैं कि 2024 किसी भी सूरत में आसान नहीं बीजेपी आसान नहीं होगा। आखिरी सवाल लेती हूँ सर आपसे। आप पूरा, वैसे तो भाजपा काफी खुश हैं, नेता भी खुश हैं, वीडियो पर वीडियो शेयर हो रहे हैं, मोदी जी कहीं राम बनाए जा रहे हैं, कहीं पर शिवराज सिंह चौहान हनुमान बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पूरा लब्बो लिबाब में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस क्यों हार गई, और अगर दूसरी तरफ से पूछें बीजेपी कैसे जीत गई? देखिए ये प्रियंका, ये तो अभी बहुत इस पे मंथन और चिंतन हमें भी पूरा का पूरा इसमें करना है, एनालाइज करना है कि हम बाजू बार बार देख रहे थे, निकल कर रहा था कि अच्छे टिकट बांटे, बहुत लंबे अरसे बाद दिख रहा था। और जो मैदानी जो स्थितियां दिख रही थी उसमें लग रहा था कि कांग्रेस ने अपने आप को इस तरीके से किया है कि, और फिर साथ साथ जो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, इन इश्यूज पर जनता बात कर रही थी, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से 2020 में सिंधिया ने बगावत कर कर अपने विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली थी, कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, तो वो कहीं एक फैक्टर काम कर रहा था, लोगों को उसकी नाराजगी थी। और उसका हमें रिपरकेशन जब ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव हुए थे तब दिखा था कि जब से वो ग्वालियर में नगर निगम का चुनाव शुरू हुए तब से पहली बार वहां महापौर का चुनाव कांग्रेस के खाते में गया था। और बहुत फिर ऐसे चेहरे कि जो साफ दिख रहा था कि मैदान में हार रहे हैं, इनको उतारने को लेकर बीजेपी खुद करी थी हार रहे हैं, और जो सब कुछ सारा जो वजह निकल कर दी, उसमें लग रहा था कि कांग्रेस एज पर थी और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जो उलटफेर इस कदर हुआ है, ऐसा उलटफेर वो अभी सूझ और समझ में नहीं पड़ा। और हम वही कह रहे हैं कि हमसे कौन सा ऐसी चीज छूटी है, चूंकि मैं कह रहा हूं कि आप भी यहां थी, आपने भी उस पत्रकार के नजरिए से निगाह से देखा था, हम वो योगेंद्र यादव जी को देखा था, या हमने वो जो आज तक का जो सर्वे आया उस सर्वे को जो मीडिया तक ने, नेशनल मीडिया ने, जी जैसे तक के लाइव सर्वे है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। लाइव सर्वे जिसमें लोगों ने सवाल किए, लाइव सर्वे नहीं, हम तो कह रहे हैं जो जिस एक्सेस वाला जो आज तक और एक्सेस का है वो सर्वे है, और जिसमें राजदीप सरदेसाई जी मध्य प्रदेश घूम रहे थे, वो भी देख देख के जो उनकी हम रिपोर्ट देख रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम जो सवाल कर रहे थे वही सवाल जनता वैसे ही जवाब दे रही थी। फिर जनता ने ऐसा क्या हो गया कि वो जो बदलाव और तमाम बात करी थी, वो कैसे उसका मन आखिरी समय में, हम 1 हफ्ते 5 दिन 4 दिन पहले तक थे, राजदीप सरदेसाई यही थे 4 दिन पहले तक, उनकी हमने रिपोर्ट्स देखी, वो रिपोर्ट भी वही कहानी कर दी जो हम पा रहे थे, हम देखते थे, पूरा देश का मीडिया देख रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं, और इनका सवालों का जवाब शायद वक्त के रहते हुए मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पब्लिक है, सब जानती है, बिठाती भी है, उतार भी देती है। फिलहाल जयराम रमेश ने जहां एक तरफ आंकड़े शेयर किए, वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि एक शुभ संकेत है। अब शुभ संकेत क्यों है, मैं आपसे विदा लेते लेते जयराम रमेश जी का ट्वीट पढ़ देती हूँ। सुनिए, वो लिखते हैं कि ठीक 20 साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जोरदार ढंग से वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। आशा, विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ये थे हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपना विश्लेषण बताया। मैंने भी आपको दिखाया कि कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है। कहना है कि परसेंटेज में भी हम ज्यादा पीछे नहीं है, और ये जो हार है ये शुभ संकेत है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर, और जिस तरीके से जयराम रमेश ने ट्वीट किया इस परसेंटेज पर, इन आंकड़ों पर, इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।